नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सहित समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी। शीतलहर और घने कोहरे से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। लद्दाख में तापमान चला गया 0 से 11.3 डिग्री नीचे, तो वहीं मैदानी इलाके में 2.6 डिग्री के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा अलवर। दिल्ली में दिन के समय पारा सोमवार के मुकाबले मंगलवार को 4 डिग्री नीचे लुढ़ककर 13.4 डिग्री सेल्सियस हो गया, जबकि सोमवार को यह था 17.5 डिग्री सेल्सियस। मौसम विभाग ने ठंड के लिहाज से बुधवार के लिए भी जारी किया येलो अलर्ट। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 5 दिनों तक बनी रहेगी ठिठुरन। अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए समाज के साथ साथ चाक चौबंद तैयारियों में जुटी सरकार। देश विदेश में किया जाएगा इसका सीधा प्रसारण। सरकार का सूचना प्रसारण मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय कर रहा है इसकी खास तैयारी। दूरदर्शन पर इस कार्यक्रम का किया जाएगा सजीव प्रसारण। विभिन्न संगठनों द्वारा तकरीबन हर गांव के मंदिर में इसे की गई है टीवी स्क्रीन पर दिखाने की तैयारी। राम मंदिर को अब तक मिल चुका है तकरीबन 5,500 करोड़ से अधिक का दान और चंदा। राम मंदिर के लिए दान करने वालों में एक राम भक्त ऐसा भी है जो खुद को कहता है फकीर, लेकिन वास्तव में वो निकला दिल से काफी अमीर। दरअसल आध्यात्मिक गुरु और कथावाचक मुरारी बापू ने राम मंदिर के लिए दिया है देश भर में सबसे अधिक चंदा। मुरारी बापू ने राम मंदिर के लिए दिया है 11.3 करोड़ रुपए का दान। इतना ही नहीं, अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में बैठे उनके राम भक्त अनुयायियों ने भी अलग से दिया है 8 करोड़ रुपए का दान। अयोध्या में हो रही प्राण प्रतिष्ठा के साथ विकास की सौगातों के मिलने का क्रम लगातार जारी। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान की 2 बड़ी घोषणाएं। कहा, अयोध्या में एक ऐसा 7 स्टार होटल बनेगा जिसमें केवल शाकाहारी भोजन मिलेगा। उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव को हर वर्ष आयोजित करने की घोषणा भी की। अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष रूप से होंगे शामिल, लेकिन इस कार्यक्रम से पहले ही एनएसजी के कमांडो संभाल लेंगे यहां की सुरक्षा। इसके अलावा स्थानीय लोगों की भी ली जा रही है मदद। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी प्लान में ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं कि जमीन, पानी और हवा में भी न रह जाए सुरक्षा में कहीं चूक। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तकरीबन 2 घंटे चली बैठक में की गई राम मंदिर के लिए पार्टी द्वारा तय किए गए कामों की समीक्षा। साथ ही अयोध्या जाने वाली बीजेपी के वरिष्ठ नेता और महासचिवों की टीम के लिए किए जाने वाले कामों पर भी हुई चर्चा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विनोद तावड़े को बनाया है ज्वाइनिंग कमेटी का हेड, यानी विनोद तावड़े और उनकी टीम करेगी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश भर में दूसरी पार्टी या नए व्यक्ति को बीजेपी में शामिल कराने का काम। यूपी में अपने कई विधायकों को लोकसभा चुनाव में उतारेगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने पार्टी मुख्यालय पर हुई विधायकों की बैठक में दिए ये संकेत। कहा, कांग्रेस को उतनी ही दी जाएगी सीटें जितने पर होंगे उसके पास जीतने वाले प्रत्याशी। इस बैठक में अखिलेश यादव ने कहा कि मायावती उम्र में है हमसे बड़ी। उन्होंने कहा कि वे हैं एक बड़ी नेता और हम सबको करना चाहिए उनका सम्मान। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कई विधायकों ने की स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों को लेकर शिकायत, जिसके बाद अखिलेश ने ऐसी बातों को दोबारा न होने का दिया आश्वासन। छत्तीसगढ़ के दिवंगत कांग्रेसी दिग्गज अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी का जल्द ही होगा भारतीय जनता पार्टी में विलय। अजीत जोगी के पुत्र और पार्टी अध्यक्ष अमित जोगी की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात में विलय पर बन चुकी है सैद्धांतिक सहमति। अमित को दिया जा सकता है लोकसभा का चुनावी टिकट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त करने को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मंगलवार को शुरू की सुनवाई। इस दौरान केंद्र सरकार ने अदालत से कहा कि एएमयू के राष्ट्रीय चरित्र को देखते हुए यह नहीं हो सकता अल्पसंख्यक संस्थान। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे इतर राय रखते हुए कहा कि कोई शिक्षण संस्थान किसी कानून द्वारा विनियमित है, महज इसलिए समाप्त नहीं हो जाता उसका अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा। साल 2024 के शुरुआती 10 दिनों में ही भारत ने रक्षा क्षेत्र में रच दिया इतिहास। खबर है कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने महज 100 दिनों के भीतर ही तैयार कर दी है घातक राइफल। इसे नाम दिया गया है उग्रम। इसे तैयार करने की प्रक्रिया में हैदराबाद की निजी कंपनी द्वीप आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का भी रहा सहयोग। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी आईसीएआई ने मंगलवार को सीए फाइनल और इंटरमीडिएट नवंबर 2023 एग्जाम का जारी किया रिजल्ट। सीए के फाइनल एग्जाम में मुंबई की 22 वर्षीय जुड़वा बहनों ने किया कमाल। संस्कृति और श्रुति अतुल पारुलिता ने क्रमशः ऑल इंडिया रैंक 2 और 8 के साथ सीए फाइनल एग्जाम में हासिल की सफलता। दूसरी रैंक हासिल करने वाली संस्कृति ने सीए फाइनल नवंबर 2023 परीक्षा में हासिल किए 599 मार्क्स यानी 74.88%। गौर करने वाली बात यह है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में दोनों बहनों का था यह पहला प्रयास।
हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के गृह जिले में सरकारी अस्पताल की लापरवाही का एक बड़ा मामला आया सामने, जिसने इंसानियत को कर दिया शर्मसार। दरअसल एक महिला ने सरकारी अस्पताल की लापरवाही के चलते अस्पताल के गेट के बाहर ही सब्जी की एक गाड़ी में दिया बच्चे को जन्म। खबर के मुताबिक महिला का पति बार बार डॉक्टरों से लगाता रहा मदद की गुहार, लेकिन डॉक्टरों ने मदद की गुहार पर नहीं दिया कोई ध्यान। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी एसीबी के एक दल ने घटिया चिकित्सा और सर्जिकल उपकरणों की आपूर्ति से संबंधित एक मामले में दिल्ली सरकार द्वारा संचालित लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल पर मारा छापा। एसीबी के मुताबिक उनकी टीम ने अस्पताल के कर्मचारियों और अधिकारियों से की पूछताछ और जब्त किए मामले से संबंधित कुछ अहम दस्तावेज। करीब 3 घंटे तक अस्पताल में रही एसीबी की टीम। केंद्र की मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले महिला किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि को कर सकती है दोगुना। अभी किसानों को साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए की किस्तों में दी जा रही है कुल 6,000 रुपए की राशि। महिला किसानों के लिए इसे बढ़ाकर 12,000 रुपए करने की योजना पर हो रहा है विचार। ये योजना लागू होने से सरकार पर बढ़ेगा सालाना 120 अरब रुपए का कर्ज। 1 फरवरी 2024 को पेश होने वाला है मोदी सरकार का अंतरिम बजट। आम लोगों को उम्मीद है कि इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर सकती है कुछ खास ऐलान। हालांकि अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अंतरिम बजट 2024 में नई कर व्यवस्था के तहत टैक्स में छूट में नहीं होगी कोई बढ़ोतरी। सोने चांदी की कीमतों में थमा बढ़ोतरी का दौर। पिछले 10 दिनों में सोने की कीमत में देखने को मिली मामूली वृद्धि। बुधवार को एक बार फिर से सोने की कीमत में देखने को मिली है गिरावट। गुड रिटर्न्स वेबसाइट के मुताबिक शुरुआती कारोबार में 24 कैरेट सोने की कीमत में आई 100 रुपए की गिरावट। इसके बाद अब 10 ग्राम सोने की कीमत हुई 62,950 रुपए, तो वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत में आई 100 रुपए की गिरावट। इसके बाद 10 ग्राम सोने की कीमत हुई 57,700 रुपए। फ्लाइट में सफर करने वालों के लिए सामने आई है अच्छी खबर, क्योंकि टाटा समूह की स्वामित्व वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस ने लॉन्च किया है एक स्पेशल प्रमोशनल कैंपेन। इस कैंपेन का नाम है टाइम टू ट्रैवल। इसके जरिए देश के कई हिस्सों में मात्र 1799 रुपए में मिल रहा है ट्रैवल करने का मौका। 11 जनवरी 2024 से 11 जनवरी 2025 तक वैलिड रहेगा ये एयरलाइंस का ऑफर। ऐसे में पूरे 1 साल के लिए लॉन्च किया गया ये स्पेशल ऑफर। इस ऑफर के तहत यात्रियों को केवल 1799 रुपए में बेंगलुरु चेन्नई, दिल्ली जयपुर, बेंगलुरु कोच्चि, दिल्ली ग्वालियर और कोलकाता बागडोगरा के लिए सस्ती कीमतों पर सफर करने का मिल रहा है मौका। मालदीव के लिए भारत से पर्यटन में 3 दिन में आ चुकी है करीब 30% तक की गिरावट। पर्यटन से जुड़ी सेवाएं देने वालों ने किया ये दावा। सोमवार को विभिन्न संस्थाओं ने इस बारे में साझा की जानकारियां। ब्लू स्टार एयर ट्रैवल सर्विसेज के निदेशक माधव ओझा ने भारत से मालदीव के लिए सीधी उड़ानों में 20 से 30% कैंसिलेशन की दी जानकारी। देश भर से रोजाना 7 से 8 उड़ानें सीधे जाती है मालदीव, जिनमें अकेले मुंबई से हैं 3 उड़ानें। 2 साल पहले तेज हुई वैश्विक छंटनी की रफ्तार के नहीं मिल रहे हैं साल 2024 में भी थमने के संकेत। अभी भी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही है कंपनियां। अब इस कड़ी में जुड़ने वाला है एक नया नाम। दरअसल दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार जेफ बेजोस की कंपनी अमेजॉन ने कुछ समय पहले लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म चलाने वाली फर्म ट्विच का किया है अधिग्रहण। अब खबरें बता रही है कि ट्विच में बड़े पैमाने पर होने जा रही है छंटनी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि ट्विच अपने करीब 35% कर्मचारियों को दिखा सकती है बाहर का रास्ता। संयुक्त राष्ट्र ने दावा किया है कि मुंबई आतंकवादी हमले का सरगना और प्रतिबंधित संगठन जमात-उद दावा का प्रमुख हाफिज सईद है पाकिस्तान सरकार की हिरासत में। वो आतंकवाद के वित्त पोषण के 7 मामलों में दोषी करार दिए जाने के बाद 78 वर्ष के कारावास की काट रहा है सजा। दरअसल मुंबई के 26 से 11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है हाफिज सईद। 2008 में हुए इस आतंकी हमले में 6 अमेरिकी नागरिकों समेत 166 लोगों की हुई थी मौत। सुरक्षा परिषद की 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति द्वारा दिसंबर 2008 में हाफिज सईद को घोषित किया गया था वैश्विक आतंकवादी। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने की इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में नागरिक जीवन के नुकसान की कड़ी निंदा। इस दौरान उन्होंने कहा कि चिंताजनक मानवीय संकट है, स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य। पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को संबोधित करते हुए कंबोज ने क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को सामान्य बनाने और गाजा में मानवीय सहायता बढ़ाने के लिए भारत के निरंतर प्रयासों पर डाला प्रकाश। लैटिन अमेरिकी देश इक्वाडोर में उन 13 लोगों पर आतंकवाद का आरोप लगाया जाएगा जिन्होंने बीते दिन यानी मंगलवार 9 जनवरी को लाइव प्रसारण के दौरान एक टीवी स्टूडियो पर किया था हमला। इससे पहले इक्वाडोर के राष्ट्रीय पुलिस प्रमुख ने की घोषणा। कहा अधिकारियों ने सभी नकाबपोश घुसपैठियों को कर लिया गिरफ्तार।
प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे हैं अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन। वो काफी समय से चल रहे थे बीमार, जिसकी वजह से हाल ही में अचानक उन्हें अस्पताल में कराना पड़ा था भर्ती। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल दिसंबर में उन्हें डायग्नोस हुआ था कैंसर। इसके बाद खराब स्वास्थ्य की वजह से की गई थी उनकी एक छोटी सी सर्जरी। इस सर्जरी के बाद वो लौट आए थे अपने घर, लेकिन बाद में संक्रमण की वजह से तबीयत और बिगड़ने के बाद वो एक बार फिर से पहुंच चुके हैं अस्पताल। दक्षिणी अमेरिकी देश इक्वाडोर में एक अजीबोगरीब घटना आई सामने, जहां आरोपियों ने 7 पुलिस अधिकारियों को ही कर लिया किडनैप। दरअसल देश में सोमवार को की गई थी 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा, जिससे देश में बढ़ गई हैं हिंसाएं। देश के अलग अलग इलाकों से किया गया 7 पुलिस अधिकारियों का अपहरण। खबर के मुताबिक 3 पुलिस अधिकारियों को दक्षिणी शहर मचला से, चौथे अधिकारी को क्वीटो से, तो अन्य 3 अधिकारियों को लॉस रियोस प्रांत से बनाया गया है बंधक। मुंबई के एक होटल के अंदर गन पॉइंट पर एक लड़की के साथ छेड़छाड़, इस मामले में 2 आरोपियों को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने किया गिरफ्तार। मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और क्राइम ब्रांच यूनिट 9 के प्रभारी इंस्पेक्टर दया नाइक की टीम ने की कार्रवाई। क्राइम ब्रांच से मिली जानकारी के मुताबिक पकड़े गए 23 साल के समद रईस खान और 56 साल के मोहम्मद आसिफ अब्दुल रशीद खान के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों की पहचान इंस्पेक्टर दया नाइक ने बताया कि इन दोनों ने अंधेरी के एक होटल के अंदर चल रही पार्टी में गन निकालकर फैलाई थी दहशत। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।